नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बहस। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। आज की राजनीति में नैतिकता की कोई परिभाषा बाकी नहीं रही, बल्कि स्वार्थों के आधार पर नैतिकता की परिभाषा गढ़ी जाने लगी है। अब किसी पार्टी में शामिल होने के लिए विचारधारा का भी कोई बाधा नहीं रही, बल्कि धन बल, छल बल और दल बल से विरोधियों को नेस्तनाबूद करना राजनीति का एकमात्र मकसद बन गया है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली कामयाबी के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। आज बीजेपी नेता मुकुल राय के बेटे और पश्चिम बंगाल के विधायक शुभ्रांशु राय और दूसरे 2 विधायकों और 50 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ सीपीएम के एक विधायक देवेंद्र राय भी शामिल हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार को जमींदोज करने के लिए उन्हें समर्थन दे रही बीएसपी विधायक को 50 करोड़ तक के प्रलोभन की बात सामने आई है। कर्नाटक में भी सब कुछ सामान्य नहीं है, तो गुजरात कांग्रेस में भी हड़कंप मचा है। विपक्ष में मची इस भगदड़ के कारणों पर आज हम बात करेंगे अपने इस बेबाक बहस में। राजनीति के साथ ही सत्ता सुख भी जुड़ा हुआ है। नैतिकता आदर्श तो एक मुलम्मा बनकर रह गए हैं। बहुत से नेता सत्ता में बदलाव को भांपकर रातों रात अपनी विचारधारा बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। उनकी जीत की योग्यता देख राजनीतिक पार्टियां उनका दिल खोलकर स्वागत भी करती हैं। लेकिन अब तो दल बदल को हथियार के रूप में भी राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करने लगी हैं। किसी भी राज्य में विरोधी दल की सरकार को गिराने के लिए पहले राज्यपाल की मदद ली जाती रही है, लेकिन अब विपक्षी दल के विधायकों को ही तोड़ लिया जाता है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली करारी हार के बाद मची इस भगदड़ के पीछे क्या नेताओं का हृदय परिवर्तन एक बड़ी वजह है या सत्ता का लालच? इस बात की पड़ताल करती हुई एक रिपोर्ट देखते हैं। जिसका उन्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। टीएमसी के नेता, पार्षद और विधायक 1500 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली दरबार पहुंच ही गए। अब खाली न जाएंगी ये सवाली। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें अपनी ममता दीदी से बहुत शिकायत नहीं। इनका साफ कहना है कि हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से इतने प्रभावित है कि पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए। বলার মতো তো কিছুই ভাই খুঁজে পাচ্ছি না। কারুর উপরে আনন্দেই এসেছি, সবাইকার জয়, এত বড় জয়, তাই জন্য আজ আসতে এসেছি আমরা এখানে 20টা काउंसलर। क्या नाराजगी में ममता जी से? ममता जी को कोई नाराजगी नहीं है। क्यों ज्वाइन करें, क्या मकसद क्या है, मोटो क्या है? खुशी से ज्वाइन किया है। जो सब जनता पार्टी से चल रहे हैं, हम लोग आई है इसलिए। रूबी बड़े साफ दिल से बता रही हैं कि राजनीति में जीत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। विचारधारा भी नहीं, दीदी भी नहीं और रिश्ते भी नहीं। यही नहीं, वजह और भी है। 34 बरस कम्युनिस्टों के शासन में जब लोगों का दिल भर आया तो ममता दीदी ने उन्हें जरा सी खिड़की खोलकर लोकतंत्र की झांकी दिखाई। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए मिखाइल गोर्बाचेव से कम नहीं। उनका ग्लासनोस्ट यानी खुलापन अब और खुलेपन की मांग कर रहा है। हिंदू आचार विचार व्यवहार भले ही पहले से था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल हिंदुत्व की मांग कर रहा है। नेता भी जनता की नब्ज समझकर मौके पर पूरा मुनाफा कमाने की फिराक में है। इसीलिए हमारा अच्छा लगता है। हम 20 जन में काउंसिलर वहाँ पर आ जाए। दीदी के ऊपर हमारा कोई राग नहीं है। कर्नाटक में तो लोकसभा की 28 सीटों में से 25 सीटें जीतकर बीजेपी एकदम बम है। 2018 में भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने से चूक गई थी। लिहाजा वो राज्य सरकार पर अपना दावा पक्का समझती है। I am not all bothered about anything. Not even a single MLA from Bharatiya Janata Party will go to the Congress or JDS. That is impossible. They are telling these type of things to create confusion in the my duty na being a Prime Minister is taking oath on 30th. Okay. I want to go and wish him. I never expected such a very big loss to the Congress party. Anyway, let us all sit together, work out, and just now I have arrived. I have to meet my party leaders and come back to you. राज्य की जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार की हालत बकरे की मां जैसी है। आखिर कब तक खैर मनाएंगी? येदियुरप्पा को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इशारे भर की देर है।
यही हालत मध्य प्रदेश में है। वहाँ भी कमलनाथ को समर्थन दे रही बीएसपी विधायिका रामबाई ने तो पूरी बात ही खोल कर रख दी। हमारे यहाँ मतलब हम पैसे भी इतने देंगे और मंत्री भी जो आप पद चाहो वो देंगे, पर चाहिए ही नहीं ना। कितने पैसे की बात हुई है? अपने चैनलों पे चलाया तो है, बता दीजिए कहीं 25 करोड़ कहीं 50 करोड़ ऐसी करके बात करते रहते। जी। सरकार गिराने को लेकर? सरकार गिराने को लेकर नहीं, सरकार उनकी बनाने को। कहना न होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी भाषण में ममता बनर्जी को साफ साफ बता दिया था कि अब बंगाल में भगवा लहराएगा, क्योंकि आपके एमएलए हमारे संपर्क में हैं। आपकी जमीन खिसक चुकी है और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब। जाहिर है अब वो घड़ी आ गई जब विपक्ष की सरकारों की चूल्हे हिला दी जाएंगी, क्योंकि मोहब्बत और सियासत में कोई उसूल नहीं होते। राजनीति अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां विचारधारा या नैतिकता की कोई मानी नहीं। सत्ता पाने के लिए कुछ भी नैतिक अनैतिक नहीं। जितना नेता जिम्मेवार है उतना ही पार्टी भी जिम्मेवार है। रही जनता की बात, वो तो वोट देकर बेचारी तमाशा देखती है। अंशुमान त्रिपाठी, सूर्य समाचार। तो बेबाक बहस में विपक्ष के कमजोर पड़ने और विपक्ष में भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संदीप द्विवेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी और टीएमसी के प्रवक्ता कोलकाता से राजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हैं सारे विषयों पर एक समालोचना के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी। तो सबसे पहले पीड़ित पक्ष को सुना जाए तो सबसे बेहतर होगा, और इसके लिए हमें कोलकाता चलना पड़ेगा और राजेश सिन्हा जी से पूछा जाए कि आज उन्हें कैसा लग रहा है इतना बड़ा इवेंट देख के। ऐसा जलसा पहले देखा है राजेश जी आपने, जब टीएमसी के नेताओं को किसी पार्टी ने इस तरीके से ज्वाइन कराया हो? देखिए, इससे भी बड़ा जलसा हम लोगों ने बंगाल में देखा था जब 34 सालों का शासन खत्म हुआ था और ममता बनर्जी ने एक जन सैलाब ममता बनर्जी के पीछे जब चला था, वो ये जलसा तो कुछ भी नहीं है। और शुभ्रांशु राय जिन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। उन्हें तो अपने पिता के साथ ज्वाइन करना चाहिए था, मुकुल राय जी के साथ भाजपा, मगर वो आज तक इंतजार कर रहे थे एक सटीक समय का। और एकदम जब ये लोग हवा का रुख देखकर बदलने वाले लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों के जाने से या आने से तृणमूल कांग्रेस कभी भी न कमज़ोर हुई है और न कभी हो पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी का विकल्प, चाहे वो 18 सीट जीत जाए बंगाल में, 28 सीट जीते, ममता बनर्जी का विकल्प पश्चिम बंगाल में दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। राजेश जी, एक बात हृदय से बताइए, मैं दिल्ली में पत्रकारिता करता रहा और साउथ एवेन्यू में मिलने भी जाता था, ममता दीदी आती थी तो, और वो खुद मुकुल राय जी के यहाँ स्टे किया करती थी, इतना अपनापन था, नंबर 2 की स्थिति में थे। आखिर बड़े नेता को उभरते देख क्या नेतृत्व तो असुरक्षित हो जाता है? वरना मुकुल राय की छोड़ने की वजह क्या थी? जो सारे आपका बूथ मैनेजमेंट संभालते थे, जिनके पास आपके सारे सीक्रेट थे, आप साफ साफ बताएंगे, इस बात का खुलासा करेंगे कि मुकुल राय ने किस तरीके से आपकी रणनीति और आपके पूरे तंत्र में सेंध लगाने में कामयाबी पाई और क्यों? मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, तब तक जब तक हमारा संपर्क नहीं हो जाता राजेश जी से, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं आदेश जी से भी बात करूंगा, क्योंकि वो भी एक पीड़ित पक्ष हैं और उनके मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, गुजरात में अल्पेश ठाकुर का जाना, इन सब के दुविधाओं से गुजर रहे हैं। साथ में उनके पार्टी के अध्यक्ष भी इस समय दुविधा में हैं कि वो कैसा लग रहा है आदेश जी इस समय पर आपको? ये चारों तरफ से आपके ऊपर कुठाराघात हुआ है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
त्रिपाठी जी बिल्कुल उसमें नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपनी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा रखा है। CWC के अंदर 30 लोगों ने डिस्कशन करने के बाद राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी जो है, उसके ऊपर CWC फैसला लेगी। कोई एक व्यक्ति नहीं चुनता है। राहुल गांधी को कांग्रेस के जितने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और डेलीगेट्स हैं भारत के अंदर, उन तमाम लोगों ने अध्यक्ष चुना था जो है। नहीं संदीप जी, आपका कहना, वो क्षमा कीजिएगा आदेश जी, आपका कहना बहुत एक आदर्श रूप से तो बहुत अच्छा है कि नीचे से मनोनीत होकर कांग्रेस अध्यक्ष आता है, और हम लोगों का अनुभव रहा है कि किस तरीके से ऊपर से मनोनीत होकर नीचे तक उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल क्या गांधी नेहरू वंश के बिना कांग्रेस चल पाएगी? आपको खुद ये चीज़ मालूम है। और आखिर क्या वजह रही कि आज कांग्रेस में के बड़े बड़े नेता, चाहे SM कृष्णा हो जिनकी वजह से आप कर्नाटक का दर्द भोग रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का दर्द आप विजय बहुगुणा और यशपाल आर्या की वजह से भोग रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा और तमाम दूसरे नेताओं की वजह से पीड़ा भोग रहे हैं, तो ये कहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है? आपको नहीं लगता ये नेता का ही हृदय, नेता ही खराब था और आपकी नीतियाँ और हाईकमान सही था? इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नेता की कोई कमी नहीं थी। 12.25 करोड़ वोट जो है राहुल गांधी जी को हमारे लोगों को मिले हैं। तो 12.25 करोड़ वोट छोटा वोट नहीं होता है। जो देश के 60 करोड़ वोटर हैं, 60% करीब वोट डला है, 30 करोड़ के करीब वोट डले हैं। जो है हमें 12.25 करोड़ मिले और बीजेपी को 15 करोड़ के करीब मिले हैं। 12.25 करोड़, लेकिन 13 राज्यों में आप खाता नहीं खोल पाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय वाला तमगा अलग हो चुका है। खैर, मैं आपसे इस मामले में चर्चा करूंगा और चाहूंगा और दूसरे मेरे साथी भी बात करें, लेकिन पहले एक बार राजेश जी की पीड़ा सुन ले। राजेश जी, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि मुकुल राय की अहमियत अचानक आपके पार्टी में क्यों खत्म हो गई और आज उसकी वजह से आपको क्या किन परिस्थितियों का, राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मुकुल राय ने जिस समय शारदा केस में उनका नाम आया था और CBI ने उन्हें बुलाया, तो ये गौर करने वाली बात है कि उस समय CBI के बुलावे पर वो गए और उसके कुछ ही दिनों बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, और भाजपा में जाने के बाद ही CBI ने उनका नाम उस केस से हटा दिया और उन्हें आज तक कोई भी सम्मान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने के लिए भागे, CBI से बचने के लिए भागे भाजपा में। और उन्हें उनके जिस दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, उन्हें तुरंत अपने बेटे को भी लेकर जाना चाहिए था, मगर आज तक उनके बेटे तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। और अब जब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, तो अब वो अपने इलाके के जो कुछ काउंसिलर्स हैं, उन काउंसिलरों को पैसा वैसा दे करके और उन लोगों को एक खरीद फरोख्त हुई है काउंसिलरों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जो पार्षद हैं। 2 सांसद भी ले गए आपके, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा और सौमित्र खान को भी ले गए वो। तो इस पर आपको क्या कहना है? पार्षदों तक तो चलिए मान लेता हूँ। अनुपम हाजरा और सौमित्रों, नहीं, आप मैं जानकारी दे दूं, अनुपम हाजरा और सौमित्रों खां को तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित किया था। इसके बाद ये लोग भाजपा में गए। भाजपा में जाने के बाद इन्हें पार्टी ने निष्कासित नहीं किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण इन दोनों को 6-6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया था, तब ये लोग भाजपा में गए। ये सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। और मैंने पहले भी कहा, हमारा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था कि देखिए, पश्चिम बंगाल में चाहे 18 जीते या 22 जीते, ममता बनर्जी का विकल्प भाजपा के पास यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। 2 सालों के बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव में ममता बनर्जी फिर से सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वापस बनकर आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता है कि 18 सीटें लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो जगह हासिल कर ली पश्चिम बंगाल में जो कभी वामपंथ को मिली थी? मैं ये सवाल चाहूँगा बीजेपी के हमारे साथी संदीप द्विवेदी जी इसको स्पष्ट करें कि संदीप जी, क्या आपको क्या भविष्य नज़र आ रहा है? बता तो रहे हैं राजेश जी की कोई बहुत ज़्यादा आप वहाँ उस किले में आगे सेंध नहीं लगा पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि शायद TMC का यही घमंड जो है वो जनता के बीच में इन्हें आज नहीं जगह बनाने दे रहा है। और जनता के बीच से अगर ये अपना विश्वास खोते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है
अगर आप किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने जो नेचुरल सेलिब्रेशंस हैं उनको नहीं कर सकता, अगर आप वहाँ के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर विकास के नाम पे आप सिर्फ अपराधीकरण वहाँ के लोगों को दें, तो अब इसलिए कहीं ना कहीं जनता विकल्प ढूंढेगी। अगर वहाँ वामपंथी लोगों ने अपनी ज़मीन खोई थी तो उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि बंगाल विकास चाहता था, बंगाल एक नए सूर्य की तरफ देखता था। लेकिन हुआ क्या, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आई और वही वामपंथी विचारधारा को उन्होंने पीछे करके उसी विचारधारा के तहत एक नया फ्लेवर लेके आ गई और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। क्या हुआ, आज पूरा बंगाल कहीं ना कहीं दंगों से झुलस रहा है। पूरे बंगाल में कहीं ना कहीं आज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। दिन पे दिन आप देखिए कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी जी के नेताओं का विरोध करता है उनको मार दिया जाता है, कभी कोई फांसी पर लटका दिया जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति। आपके रैली में अगर एक व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगाता है, मैं तो कहता हूं अगर आप एक जनप्रिय लीडर हैं आपको उसके साथ खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। देखिए आप मोदी जी की रैलियां अगर अजान होती है तो मोदी जी 2 मिनट के लिए भाषण बंद कर देते हैं। क्या उन्होंने किसी धर्म का सम्मान नहीं किया? और आपको जय श्री राम के नारों से दिक्कत हो जाती है, आप ऐसे जनप्रिय नेता हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, इसी वजह से जनता ने आज आपको नकारा है। और अगर आज भी अगर जनता के बीच में आपने जनता की बातों को नहीं सुना तो बंगाल से जिस तरीके से वामपंथ साफ हुआ है वैसे ही ममता बनर्जी जी साफ हो जाएंगे। राजेश जी, जय श्री राम का नारा लगाने में आप लोगों का ऐतराज क्यों था? देखिए जय श्री राम का नारा लगाने से तृणमूल कांग्रेस के कोई ऐतराज नहीं है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है कि जब ममता बनर्जी, ये जय श्री राम का नारा क्या भाजपा ने इसे पेटेंट करवा लिया है? ये ममता बनर्जी जब कहीं जाती हैं तो उनके पीछे 10 लोग खड़े हो जाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ये ओछी राजनीति है, ये सिर्फ टिंच करना है। और इस तरह की ओछी राजनीति का पश्चिम बंगाल एक ऐसी भूमि रही है, जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे, उन्हें पश्चिम बंगाल के उन्नति के बारे में और पश्चिम बंगाल कैसी भूमि है उसका शायद अंदाजा नहीं है। पश्चिम बंगाल क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों की भूमि रही है। और यहाँ पर जिस वक्त ममता बनर्जी ने वामफ्रंट का सफाया किया था उस समय भी ममता बनर्जी ने ऐसी ओछी राजनीति नहीं की थी। तो ये ओछी राजनीति पर उतर आए हैं ये लोग कि 4 लोग खड़े हो जाते हैं रास्ते पे, ममता बनर्जी कहीं जा रही, क्योंकि वो बहुत ही साधारण रूप से रास्ते पर चलती हैं, पीछे से जय श्री राम जय श्री राम। तो इस तरह करके ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं कि सिर्फ राम इन्हीं के हैं, राम ममता बनर्जी के नहीं है। जी विनोद जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा। आपने दोनों पक्षों को सुना, राजेश जी ने भी टीएमसी के बारे में स्पष्ट किया। आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ जो ज़मीन वामपंथ की थी उसको पहले ममता बनर्जी ने हथियाने की कोशिश की और वो जो वैक्यूम आया उस वैक्यूम को बीजेपी ने भरने की कोशिश की? आज वहाँ पर 2 शक्तियाँ, 2 सांप्रदायिक शक्तियाँ एक तरीके से ध्रुवीकरण की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप मुस्लिम मत तुष्टीकरण करते हैं, वहीं पे आपका आरोप है टीएमसी का राजेश सिन्हा कि आप हिंदू उग्र राष्ट्रवाद को लेकर के चल रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, बंगाल की जो धरती है वो पहले से ही राजनीतिक रण क्षेत्र के रूप में रही है। वामपंथियों के समय में भी जैसे अभी हमारे राजेश जी ने बोला कि जिस तरह का कार्यक्रम आज दिल्ली में हुआ है उस तरह का कार्यक्रम तब जब वामपंथ से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी उसी तरह का कार्यक्रम कलकत्ता में हुआ था। लेकिन आज जो स्थिति बदली है वो इसलिए बदली है कि 2019 के चुनाव में 40% वोट बीजेपी को मिलना, 44% वोट बंगाल को ममता बनर्जी टीएमसी को मिलना, ये इस बात का तरफ इशारा करता है कि बंगाल की धरती पर मतों का विभाजन इस तरह से हो गया है कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा के रूप में ये स्थिति सामने आई है। अभी जो जिन 18 सीटों पे बीजेपी जीती है और 22 सीटों पे टीएमसी जीती है, अगर उनका हम तुलनात्मक विधानसभा वार अगर आकलन करें तो पता चला कि 129 सीटें ऐसी हैं जिस पे बीजेपी जीती है और 140 से ऊपर ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी जीती है। तो इससे ज़्यादा मतलब इतनी ज़बरदस्त स्थिति है कि उन विधायकों को जो आज टीएमसी में है उनको ये लगता है कि अगर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो टीएमसी का जनाधार कुछ कम हो रहा है, इस वजह से ये भगदड़ मच रही है। और दूसरी बात ये कि बीजेपी की जो रणनीति है जो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की, वो इस तरह की है कि जिससे आने वाले दिनों में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उधर टीएमसी की तरफ से भी इसी तरह की ये जो आज संघर्ष देखने को मिल रहा है, अगले 5-6 महीने में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इसी तरीके की ये लड़ाई जो चल रही है टीएमसी और इनके बीच में, उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से लगभग पिसती गई है। तो जो दिख रहा है वो संघर्ष इसीलिए है कि एक दूसरे को अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाना और अपनी ज़मीन बचाने की
ये टीएमसी की ज़मीन बचाना है और बीजेपी वहाँ उस ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रही है। यही सारी पश्चिम बंगाल की लड़ाई है। जी, मैं आदेश जी जो से ये पूछना चाहूँगा कि आदेश जी, कांग्रेस पूरे खेल में कहीं नहीं थी, ना वामपंथ था ना कांग्रेस कहीं थी, तो कहीं ना कहीं आप सबसे मजबूत ताकत हुआ करते थे, लेकिन कहीं धीरे धीरे आपका रोल पश्चिम बंगाल से पूरी तरह ख़त्म होता चला गया। क्या वजह रही आदेश जी इसके पीछे? त्रिपाठी जी देखिए, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और इसका बैठ के हम लोग आंकलन करेंगे कहाँ हमारी कमियां रही, किन चीज़ों को ठीक करना है, ये सब बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे। जो भी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि भारत के अंदर लगभग 12.25 करोड़ वोट हमें मिले हैं, तो कोई छोटी बात नहीं है जो है। लेकिन ये सच्चाई है कि हम हारे हैं, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन विपक्ष के अंदर जो हमारा दायित्व होगा, हम जनता के उन मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, उनको उठाते रहेंगे और सरकार जो है जो दिशाहीन है उसको कहीं ना कहीं सही रास्ते पे। कोई शिकायत अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सच्चाई ये कि जो जरूरत मुद्दे हैं हम उनको उठाते रहेंगे और जो विपक्ष का दायित्व है उसको जिम्मेवारी से निभाएंगे। मतलब ये कांग्रेस पूरी की कमजोरी पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी हाँ, बताइए। जैसे अभी चुनाव हुए तो अब हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर ही ये सवाल उठने लगा कि हमारी पार्टी की आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले 7-7.5% वोट था 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, और अब जो घट के 6.54 रह गए और एक सीट रह गई है। क्यों हुआ ऐसा कि आप निर्मल खत्री आपके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हुआ कांग्रेस के हुआ करते थे यूपी में। निर्मल खत्री ने जिन पदाधिकारियों को बनाया था वही पदाधिकारी आज भी काम कर रहे हैं, जबकि राज बब्बर को बने हुए 4 साल हो गए हैं। उनको 2014 के चुनाव के बाद राज बब्बर को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो क्यों उन्होंने निचले बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक प्रदेश तक अपना स्ट्रक्चर तैयार क्यों नहीं किया? जब आपके पास नीचे चुनाव के लिए टीम ही नहीं होगी तो जीत हासिल कैसे होगी? इस रणनीति में क्या केंद्रीय नेतृत्व को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत क्यों है? पहले 2017 के चुनाव में आप सपा के पीछे लगे, सपा के साथ आपने, अब आप देखिए कि जितनी सीटों पे सपा लड़ी, जिन सीटों पे आप नहीं लड़ी, आपका कार्यकर्ता कहाँ गया? उस समय वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बिखर गया, उसने जगह ढूंढी, जहाँ उसको जगह मिली वो चला गया, चाहे बीजेपी में गया, चाहे वो सपा में गया, बसपा में गया। इसीलिए कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर था कभी, वो वोटर आज छिटक गया है। उसको ज़मीन पर वापस लाने के लिए अभी जो 2 पूरे यूपी में 2 वो बनाए गए थे। सिंधिया जी एक साइड के इंचार्ज थे, एक तरफ की प्रियंका गांधी थी। सिंधिया जी पूरे चुनाव के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दिए। एक दिन वो घूम के चले आए। क्या इस तरीके से पार्टी चलती है? कैसे पार्टी वापस आएगी? अगर हम मतलब खाली मैंने यहाँ का उदाहरण दिया, बाकी राज्यों में भी ये स्थिति है कि कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि हमको केंद्रीय नेतृत्व से कभी रूबरू होने का मौका ही नहीं मिलता है। जो बीच के सेकंड लाइन के नेता हैं वो कभी भी हमको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, और जहाँ प्रत्याशी खड़े करने की बात आती है तो पैरासूट कैंडिडेट तैयार कर दिए जाते हैं। आदेश जी, क्या आप लोग एक कमजोर विपक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं है? जैसा पूरे देश के विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगा रही हैं कि आज आपकी पार्टी की वजह से पूरे देश में विपक्ष की ये दुर्गति हुई है, और इस पर भी आप कहेंगे कि मनन करेंगे, हम विचार करेंगे, फिर एक चिंतन शिविर बैठेंगे, पचपड़ी का शिविर लगेगा। क्या हो, आप फिर किसी शिविर का इंतजार कर रहे हैं? त्रिपाठी जी, यही एक प्रक्रिया होती है। अपनी खामियों को भी ढूंढना होता है, उनको अध्ययन करना होता है। प्रक्रियाओं की प्रदेश वजह तो से प्रदेश ही वेरी करता है, हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति है। प्रक्रियाओं की वजह से तो आप बिल्कुल बॉर्डर स्टेट तक चले गए हैं और बाकी पूरे उत्तर भारत से गायब हो गए, निस्तनाबूद हो गए। कब तक ये प्रक्रियात्मक कांग्रेस जिंदा रहेगी? कब तक एक्शन वाली कांग्रेस कब आएगी? त्रिपाठी जी, आज अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो सारे सर्वे शीला दीक्षित जी को जीता हुआ दिखाते थे, कई और लोग हमारे जीत रहे थे। लेकिन ये क्या कारण हुए कि जिसके काम की सब प्रशंसा करते थे, जिसके लिए हर आदमी कहीं ना कहीं ये कहता था कि जो शीला दीक्षित जी ने कर दिया दूसरा कोई कर नहीं सकता, वो भी महिला हार गई। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं कि क्या वो कारण है, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा हर प्रदेश के स्तर पे उसको किया जाएगा और उसमें सुधार करेंगे, यही एक तरीका है। लेकिन देश के लोगों ने जो भी जिम्मेदारी हमें दी है, हम उस जगह पे बैठ के आप मुद्दे नहीं उठा पाए, आप मुद्दे नहीं उठा पाए, आपके नेता आपसे डिसइल्यूजन हो रहे हैं, उनका मोह भंग हो रहा है, अल्पेश ठाकुर जैसे लोग छोड़ के जा रहे हैं आपके पार्टी को, आपकी सरकारों को हिलाया जा रहा है, लेकिन आपको कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा। त्रिपाठी जी, अभी आपने चैनल पे दिखाया कि 50 निगम पार्षदों को दिल्ली में लाके ज्वाइन कराया जा रहा है।
कॉरपोरेशन की बॉडी की लिमिटेशन होती है, वो अपने शहर का काम करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ड्रामे और प्रोपगंडा करती है कि उनको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन करके दिल्ली लेके आते हैं, दिल्ली में ज्वाइन कराते हैं। कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो जैसे मर्जी करें, लेकिन वो निगम का काम करते हैं। निगम में कोई फंड भी नहीं मिलता है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, इसलिए क्योंकि उनको एक सिटी के अंदर काम करना होता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इस तरह का है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रलोभन और क्या लालच उनको देते हैं और किस तरह से चार्टेड प्लेन करके दिल्ली लेके आते हैं, ये आप सब देख रहे हैं। जो है कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन सब लोग इन चीज़ों को समझते हैं। आज अभी हमारी हमारी एक विधायक ने बयान दिया है जो है कि किस तरह से विधायकों को बरगला के, लालच दे के, दूसरे प्रलोभन दे के, मंत्री के पद दे के किस तरह से बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ये पिछले दरवाजे से किसी तरह से सरकारों को गिराने का, किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचाने का ये प्रचंड रचे जा रहे हैं जो है। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है। चुनाव में हार जीत लगी होती है, सब लोग लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जहां लोगों को बैठाया जाता है वहां उसको काम करने का मौका देते हैं, वो काम करता है बेहतर, लेकिन उसको इस तरह से नहीं किया जाए। कर्नाटक में आपने देखा कि जेडीएस और हमारा जो संख्या सबसे ज़्यादा थी, हमने उपराज्यपाल को पत्र भेजा कि हमें सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, लेकिन राज्यपाल ने हमें ना बुला के जो है बीजेपी को बुलाया। 15 दिन का टाइम दिया, सिर्फ क्या था कि खरीद फरोख्त का टाइम 15 दिन के लिए मिला। हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को ठीक पाया और उसको टाइम को शॉर्ट किया, 3 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा। जब 3 दिन में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, तब जाके ये जो है कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार बनी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग इस तरह से वहाँ पे उपराज्यपाल के पद का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं को धराशायी करके और किस तरह से सरकार बनाने का षड्यंत्र रचते हैं, आज उनके षड्यंत्र खत्म थोड़ी हो रहे हैं। आज वो उसी तरह से कहीं ना कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त, प्रलोभन, किस तरह से रिजाइनी करा दें, ये तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जो है। ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन हम राजेश जी की और आपकी बात का जवाब संदीप जी से लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष में मची भगदड़ और उसके लिए जिम्मेदार तत्वों के लिए। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संदीप द्विवेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी और टीएमसी प्रवक्ता राजेश सिन्हा जी बीच में मैदान छोड़ गए हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं। तमाम सवालों के साथ हम इस समय चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे संदीप जी से कि भारतीय जनता पार्टी को अपना साम्राज्य फैलाने की इतनी क्या जल्दी है कि वो एक एक करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को भी गिराने के लिए हर रणनीति, हर दुरभिसंधि, साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए मजबूर हो गए। तो संदीप जी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा शुचिता और आदर्शवाद की बात आप ही लोग करते रहे, सबसे ज़्यादा बुजुर्गों का अपमान भी आप ही लोगों ने किया। अब नया नाटक अभी जरूर हुआ था अडवाणी जी का पैर छूने का, लेकिन मेरा कहना है शुचिता और आदर्श जिनकी वजह से आपको हम सारा समाज और पत्रकार भी कांग्रेस से एक अलग मांगते थे और एक आप लोगों के आदर भारतीय सांस्कृतिक संस्कारों के हम लोग तारीफ भी करते रहे हैं, आखिर ऐसा अचानक आपके बाजारवाद ऐसा क्यों हावी हो गया कि आप हर तरह की मार धाड़ और खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग में ही विश्वास करने लगे? जो आपके येदियुरप्पा वहाँ पर खुलेआम बयान दे रहे हैं सरकार को गिराने के लिए, एसएम कृष्णा वहाँ लगे हुए हैं कांग्रेस के विधायकों से बात करने में, आखिर क्या है संदीप जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है पूरे देश पर आप चक्रवर्ती सम्राट बनने की, बताएंगे आप? देखिए अंशुमन जी, अगर इस देश में सरकार गिराने का इतिहास आप उठा के देखोगे तो पहली सरकार पंजाब में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की यानी अपनी खुद की गिराई थी। आप अतीत का उदाहरण मत दीजिए, आप है ना, नहीं मैं अतीत में उदाहरण नहीं दे रहा हूं। हिंदुओं की बात करेंगे तो आप मुसलमान पे उंगली दिखाएंगे, आज की स्थिति की बात करेंगे तो नेहरू जी को ले आएंगे। ये कर करके जनता के लिए तो ठीक था, वोट पाने के लिए उपयुक्त था संदीप जी, लेकिन शुचिता की बात आप करते हो और आपका प्रधानमंत्री वहां पे खुलेआम धमकी देता है और कहता है कि 40 विधायक मेरे साथ हैं, ममता दी बच नहीं पाओगी। नहीं देखिए, ये संस्कार है, ये राजनीतिक भाषा है।
नहीं देखिए, स्वच्छता की अगर बात ये आज का विमर्श है। देखिए, स्वच्छता की अगर बात करिए तो जब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की विचारधारा से ही नाराज हुए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस शैली से नाराज हुए थे जिसकी वजह से कांग्रेस ने हिंदुओं की अवहेलना की। और केवल आप भारतीय जनता पार्टी का उदय मत देखिए, इसके अलावा जितनी वाद हुए, चाहे समाजवाद हो, चाहे अम्बेडकरवाद हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वामपंथ हो, चाहे साउथ में पार्टियां हो, किसके खिलाफ पैदा हुई? सबकी सब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की राजनीति से परेशान हुई। इसीलिए अम्बेडकरवाद पैदा हुआ, इसीलिए समाजवाद पैदा हुआ, इसीलिए वामपंथ बढ़ा और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ी। अब आप दूसरी चीज, आज की राजनीति वो चुनाव के समय पे तो उपयुक्त नजर आता है। नहीं, लेकिन हिंदूवादी धारा ने क्या किया, आज सावरकर जी की जयंती के दिन पर ना याद करें तो बेहतर है। नहीं देखिए, वरना अभी आदेश जी से मैं चाहूंगा, हस्तक्षेप नहीं चाह रहा हूं क्योंकि विषयांतर होगा। देखिए संदीप जी, आपके पास भी आदर्श नहीं रहे और कांग्रेस ने भी आदर्श तज दिए, इसलिए इन मुद्दों पर ना बात करें। लेकिन आपकी छवि क्या बन रही है? इवेंट मैनेजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता आप 50 प्रवक्ता पार्षदों को लाके यहाँ सरकारी खर्चे पे या जिस तरीके से भी खर्च करके आप जलसा कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, चुनाव जीतने की पूरी प्रक्रिया बता रही है, कितने भारी तरीके से आपने पैसा खर्च किया, वो शुचिता गई कहाँ संदीप जी? नहीं, मुझे एक चीज अंशुमन जी समझ में नहीं आती, अगर कार्यकर्ता के पैसे से कार्यकर्ता, एक गरीब आदमी अगर चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आता है तो उसमें बुराई क्या है? क्या चार्टर्ड प्लेन की ठेकेदारी सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को है जिन्होंने चार्टर्ड प्लेन की तो आपने ये हालत रखी है कि दूसरे पार्टियों को क्या गरीब को हक नहीं है चार्टर्ड प्लेन पे चलने का? क्या सिर्फ गांधी खड़ा आज 12.5 करोड़ वोटर की उम्मीदों को सिर्फ परिवारवाद की वजह से आप बलिदान कर देते हैं। आप 12.5 करोड़ वोट आपको मिला, किसकी उम्मीद से? कि शायद आप एक अच्छा उत्तराधिकारी देंगे, और आपने क्या दिया? परिवारवाद की भेंट चला दिया। और वही आज रोना रोते हैं राहुल गांधी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ और जो और लोग हैं उन्होंने अपने बेटों को तवज्जो दी। क्या उन्होंने सोचा कि सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे को तवज्जो ना दी होती तो आज कांग्रेस की हालत नहीं होती? और भारतीय जनता पार्टी का अगर साम्राज्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद को साइड करती है। 100% कहीं ना कहीं सारे बड़े नेताओं के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ भी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का कोई वारिस नहीं है राजनीतिक, वो एक बात मानी जा सकती, लेकिन बाकी सारे नेताओं के बड़े कई नेताओं के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। वंशवाद इसमें कोई मुद्दा रहा भी नहीं। देखिए संदीप भाई, वो जनता को समझाना अलग बात है, हम लोगों को तो नेताओं की फेहरिस्त मालूम है सर। लेकिन आदेश जी, आज आपसे इसी प्रसंग पे पूछना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी ये जो वंश का सवाल उठा रहे हैं, पुत्र मोह को लेके कमलनाथ और इन पर भारी पड़ रहे हैं अशोक गहलोत पर, तो क्या अपनी मां का पुत्र मोह नहीं नजर आ रहा उनको? क्यों नहीं वो उन्होंने नेतृत्व तो राहुल को ही क्यों सौंपा? और या प्रियंका को इतने समय के बाद क्यों यहाँ पर राजनीति में उतारा? त्रिपाठी जी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। कांग्रेस के अंदर सबसे पहले डेलीगेट्स का चुनाव हुआ, डेलीगेट्स के बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ये एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए आप परिवारवाद कहें, दूसरा कोई वाद कहें, तीसरी कोई बात कहें, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे पहले राहुल गांधी जी ने जिम्मेवारी भी ली है। और जिम्मेवारी के नाते जब मैंने अभी आपको कहा कि 30 CWC के सदस्य के बोलने के बाद राहुल गांधी जी ने अपना इस्तीफा दिया। और ये जो बातें हैं राहुल गांधी इस तरह की बातें के अध्यक्ष पद के खिलाफ एक व्यक्ति ने पर्चा दाखिल किया था, निकाल के बाहर कर दिया था आपके लोगों ने। नहीं भूल गए? किसी प्रदेश आप बताइए क्यों राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा नहीं होने दिया गया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में? समीक्षा और मीटिंग अभी नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और चंद लोगों के अपने दिमाग को उपलब्धि है और राहुल गांधी अगर कोई विधायक लगाने की बात कर रहे हैं, आप उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। अरे कहां है वो लोग जो कहते थे कि प्रियंका गांधी जी की नाक इंदिरा जी से मिलती है? आज उत्तर प्रदेश में नाक कटवा दी उन्होंने। आज याद नहीं आ रहा आपको? परिवारवाद से मुक्ति आपको करनी होगी, तुष्टीकरण की राजनीति आपको छोड़नी पड़ेगी। आज कहीं ना कहीं जनता के बीच में उतरना पड़ेगा। पार्ट टाइम राजनीति से काम नहीं चलेगा, फुल टाइम राजनीति करनी पड़ेगी। जनता आपको फुल टाइम 5 साल के लिए चुनती है। कितने बार गए थे अमेठी या राहुल गांधी? क्यों अमेठी से हारे? क्या आपने चिंतन किया? क्यों आपने लास्ट में दौरे कैंसिल किए? क्या आपने चिंतन किया? ये पार्ट टाइम राजनीति छोड़िए। इटली लंदन से ज्यादा आपको कहीं ना कहीं बुंदेलखंड और अमेठी और रायबरेली पे ध्यान देना पड़ेगा। संदीप जी, अभी आपने अमेठी का नाम लिया,
अमेठी के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं, मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूं स्मृति ईरानी जी का महिला के नाते, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, दुनिया में भी लोगों ने पहली बार ही देखा होगा कि 2014 के अंदर जो अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएट बताती थी, 2019 के अंदर उनको एफिडेविट देना पड़ा कि 12वीं पास हूं। इतिहास में कहीं नहीं है ये झूठ और फरेब, ये झूठ और फरेब सारा देश देख रहा है। और ये तमाम चीजें अमेठी के लोग भी देख रहे हैं कि आज तक दुनिया में लोगों की क्वालिफिकेशन बढ़ती थी। पहले ऐसी महिला व्यक्ति है सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ। देखिए डिग्रियों के मामले में आप लोग बराबर ही है, डिग्रियों के मामले में आप लोग बराबर हैं। सच को झूठ से बरगलाया नहीं जा सकता, राहुल गांधी की सच को झूठ से बरगलाया नहीं जा सकता। प्रज्ञा ठाकुर के लिए जिसने हेमंत करकरे अपने सीने पे 18 गोलियां खा के देश के लिए शहादत दी, उसको कहते हैं कि मेरे शराब नहीं मरा। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आप की पार्टी उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। ये करनी और कथनी जो है ये देश देख रहा है, जनता करती है। आज देश के गांधी परिवार की राजमाता नहीं करती है। संदीप जी हमारा विषय न भटके, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि सारा देश देख रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे जिन्होंने 18 गोलियां अपने सीने पे खाई और देश को लिए शहीद हुए, आपकी प्रज्ञा ठाकुर ने जनता ने नकारा है। उनको क्या कहा, शहीदों का अपमान करते हो। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आप ही की पार्टी उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। ये अंतर है आपकी करनी और कथनी में, ये अंतर लोगों को समझ आने लगा है, ये दिख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, लोगों के देश के लोगों की चिंता करो। आज नौजवान हिंदू आतंकवाद क्रिएट करना आप लोग जानते हैं। संदीप जी अपनी बारी पे बोलेंगे तो बेहतर लगेगा, डिबेट का तरीका भी होता है, एक सलीका भी होता है। जनता से ज्यादा आप नहीं जानते, एक सलीका होता है डिबेट का। जब अपनी बारी आए तो आप खूब बोलना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन दूसरे की बारी में अगर गुमराह करने अरे भाई एफिडेविट मैंने झूठ बता दिया क्या स्मृति ईरानी जी का? 2014 के क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन और 2019 में आके 12वीं पास। अरे भाई ये क्यों देश को बरगला रहे हो? अनपढ़ आदमी भी इस देश में चुनाव लड़ सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप उस संवैधानिक अधिकार के बावजूद झूठ बोलते हैं। अपने आप को जिस लायक नहीं है उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं, ये अंतर है। आदेश जी हम लोग चर्चा करें, ये जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है, सांसद बन सकती थी, लेकिन उन्होंने देश के साथ झूठ बोला। आदेश जी सरकार का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, आदेश जी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये एक अपराध है। आदेश के नाम पे झूठ पूरे इलेक्शन में चिल्लाते रहे, वो झूठ नहीं था। कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में हाँ विनोद जी से थोड़ा चर्चा कर ले। कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे नेता उन्होंने केवल ज़्यादातर में अगर देखेंगे तो कांग्रेस के नेता को ही अपना हथियार क्यों बनाया। आप देखिए बीजेपी ने, जहां अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए सपा बसपा और कांग्रेस के कई नेता ऐसे जो पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, वो पहले बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद उसको विधायक बनी और अब सांसद बन गई। आप सोचिए। और दूसरी बात ये कि अभी योगी सरकार चल रही है, उसमें 7 मंत्री ऐसे हैं जो मायावती की सरकार में विधायक थे। तो जो एक तरीके से राजनीति को किस तरीके से लोहे से लोहे को काटना है, ये रणनीति आजकल चली जा रही है हर पार्टी में। चाहे अब जो उत्तराखंड में विजय बहुगुणा कांग्रेस के देखिए कितने बड़े, तो वहाँ कहीं उनके अंदर कहीं गुस्सा हुआ, क्षोभ हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यशपाल आर्य हैं, छोड़ दी, और उसके बाद वो बीजेपी में आए, उनके सहायक बनकर बीजेपी सत्ता में आ गई। बल्कि संदीप जी बीजेपी ने तो कांग्रेस शुद्ध कर दी। हाँ। वो जैसे नेताओं को साथ ले गया। नहीं, खरे नेताओं को, इसका मतलब यह है कि खरे नेताओं को सर ऐसा नहीं, अगर इसका नेता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जनसमूह का एक मिनट खरे, इसका मतलब के समय पर आप उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भुला दे। जनता भी तो कहीं ना कहीं जमाने में मुकुल राय की लोकप्रियता ज्यादा महत्वपूर्ण थी या शारदा में उनका इन्वॉल्व होना ज्यादा महमुपूर्ण था? अब आप ये गुमराह संदीप जी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल कतई अनुचित है आपका ये कहना। मुकुल राय इसलिए क्योंकि वो विभीषण थे आपके लिए,
अगर सर तो आपकी रणनीति यही रही है सिंध मानी की। मुकुल राय का नाम सीबीआई इसलिए हटाती क्योंकि वो बीजेपी में आ गए थे, हाँ। तो आज राजीव जी जो वहां के डीजीपी हैं जिनको सम्मन भेजा गया वो भी बीजेपी में आ जाते हैं, या लालू प्रसाद यादव जी भी बीजेपी में आ अब जाते हैं। यही चाहते ऐसा नहीं हैं। होता सर, अब उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, स्वतंत्र रूप से काम नहीं, करती हैं, और संदीप मुकुल जी- राय के खिलाफ कहीं ना कहीं सीबीआई सबूत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें सम्मन नहीं दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस में से हीरे ढूंढ लिए, हाँ, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में से हीरे नहीं ढूंढ पाई। बिल्कुल ये बात सही है। कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई और बीजेपी ने जगह जगह ढूंढ लिया। कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां कांग्रेस के लोगों को लाके और बीजेपी ने कांग्रेस को पटकने न दी हो। किसी भी राज्य में चले जाइए आप। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि कांग्रेस में 30-30, 40-40, 50-50 साल से राजनीति करने वाले लोगों को मौके ही नहीं मिले। हम यहाँ के उदाहरण बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी में रहे, उनको मौके नहीं मिले, ना कभी टिकट मिल पाया, टिकट मिला तो मतलब तवज्जो नहीं मिली, हाईकमान ने कुछ नहीं, और उसके बाद उन्होंने जैसी पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बने, मंत्री बने, सब कुछ उनको मिल गया। तो राजनीति में आदमी कितने साल इंतजार कर सकता है? तो अब देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। 2017 में जो यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप समाजवादी पार्टी वालों के साथ लगिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कह दिया गया कांग्रेस ने कि आप अकेले लड़िए और सपा वालों से दूरी बना कर रखिए, सपा बसपा एक साथ लड़ेंगे। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कंफ्यूज है, वो किसके साथ रहे। अगर अकेले लड़ने का फैसला 2017 में ही हो जाता तो आज कांग्रेस की जो यूपी में स्थिति जो बनी है वो उससे बेहतर स्थिति में कांग्रेस आज होती। क्या आदेश जी क्या कहना है आपका? विनोद जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं जी, लेकिन मैं आपकी इस बात में एक चीज़ दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2014 में 22 सीटों पे जीती थी जी। इस चुनाव के अंदर 17 सीटों पे चुनाव लड़ी है, 5 सीटें छोड़ी हैं। तो गठबंधन का एक धर्म है और गठबंधन के उस नियम को भी मानना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के अंदर अगर कुछ लोग कांग्रेस को छोड़ के गए तो बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति सेवार्थ के लिए होती है, स्वार्थ के लिए नहीं होती, माफ़ करना जो है। तो हमारा जो सिद्धांत है वो सेवार्थ का है। हमने 65 साल देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या संतरी बनने के लिए नहीं लड़ा था, और सारा भारत महात्मा गांधी के साथ खड़ा हो गया था। तो वो एक स्पिरिट है, वो एक तेज है। आज भी हमारा वही सिद्धांत है। आज अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ को आप भी इस्तेमाल करते हैं। त्रिपाठी जी, मेरी बात कंप्लीट हुई। बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूंगा, अंतर सिर्फ आपने जो सेवा भाव से काम किया वो 2G घोटाला और कोल घोटाले के रूप में सामने है। त्रिपाठी जी, एक भी व्यक्ति को कहीं दोषी पनिशमेंट हुआ हो, फेयर ट्रायल हुआ है, इन्हीं की सरकार के टाइम में सारे बरी हुए हैं, कोई आदमी दोषी नहीं मिला है। एक बात मैं आपको बता, यही झूठ और प्रचार जो है कांग्रेस को नुकसान दे के गया। हमने जब जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की बात की थी तब कोई इसको मानता नहीं था, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी और ये फेयर ट्रायल हुआ तो कोर्ट ने सब लोगों को बरी किया। ये आपके सामने है। मतलब आप अपने मुद्दे जनता के सामने नहीं रख पाए, ये आप कहना चाह रहे हैं। ये सच्चाई है, कुछ खामियां हैं हमारी, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। हमने एक अखबार में ऐसे में अगर बीजेपी आपके नेता जा रहे हैं तो आप उन्हें स्वार्थी कैसे बता सकते हैं? त्रिपाठी जी, हमने एक पेज के अंदर 3 फुल पेज के इश्तिहार नहीं दिए। अगर 70 सालों में इश्तिहार देते तो शायद इश्तिहारी होकर रह जाते, लोगों की उन्नति और तरक्की वो नहीं होती। आज देश के अंदर पिछले 3 साल से एसएससी की परीक्षा नहीं हुई है। हर साल जो है 35 से 40 लाख बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं। मैं बुराड़ी विधानसभा से आता हूं, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे किराए पे रहते हैं। 2017 से आज तक एसएससी के परीक्षा के परिणाम पूरे नहीं आए हैं। 2018 की परीक्षा नहीं हुई है, 2019 की परीक्षा नहीं हुई है। शायद आपका भी कोई परिचित होगा जिसने इन 2-3 सालों में ग्रेजुएशन की होगी। हर व्यक्ति ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए पास करने के बाद अपनी एक परीक्षा देता है, अपनी एक तैयारी करता है, लेकिन सरकार जब उसका एग्जाम ही नहीं कराएगी तो उसके 3 साल नष्ट हो गए हैं। और इन 3 सालों के अंदर कितने ही लोगों की उम्र निकल गई होगी जिनको दोबारा उस परीक्षा को देने का अवसर भी नहीं मिलेगा। ये कहां ले जा रहे हैं देश को जो है। लेकिन कोई नौजवान की बात नहीं कर रहा, कोई बेरोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई किसान की आपने आत्महत्याओं उनकी की बात नहीं कर करके रहा। देख लिया।
आपने रोजगार की बात करके, बेशक, नौजवान की बात लेकिन करके हमारे देख लिया। यही मुद्दे रहेंगे। हम नौजवानों के लिए काम करेंगे और सरकार को जगह जगह पे घेर के लाएंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज सारे देश को बेरोजगार का देश बना दिया है। नहीं, मनमोहन सिंह जी के टाइम में नौजवानों का देश संदीप था, जी आपके आज नेताओं को बेरोजगारों का रोजगार देश दे बन रहे गया। हैं। ये अंतर है। आदेश जी संदीप जी आपके नौजवान नेताओं को रोजगार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। संदीप जी कब तक आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराएंगे? थोड़ा कुछ समय सीमा बताएं, क्योंकि कहा जा रहा था कि 23 तारीख के तुरंत बाद हो जाएगा। विनोद जी बता रहे राजस्थान भी है जो। हमें ना मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी है, नहीं, कर्नाटक की गिरानी है, अब कमलनाथ की तो गिरा रहे हैं, कर्नाटक गिरा रहे हैं। कर्नाटक में तो येदुरप्पा भी आ भी रहे 23 में शपथ ग्रहण के समय अमित शाह जी से आदेश लेने के लिए। तो बताइए ना कि अगर हमें भी उसकी मिठाई खानी है, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं अंशुमन जी, अब ये तो इनका शीर्ष नेतृत्व सोचे ना कि जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा उसको क्लर्क बन के दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम करना पड़े तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल पे होगा। और कहीं ना कहीं वो अगर पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब में आप देखिए क्या हो रहा है। आज आपने एक नए व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बढ़ावा दे दिया क्योंकि वो हिंदू तुष्टीकरण के अगेंस्ट बात करता है, वो कहीं ना कहीं आपका इस्लामिक एजेंडा बढ़ाने की कोशिश करता है और उसकी वजह से आज पाकिस्तान, आप पंजाब में आज आपका अमरिंदर सिंह खुलेआम आपके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। क्या उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? वो तो खैर आप जिन दुरभी संधियों में विश्वास करते हैं तो नहीं, एक बात तो कहनी पड़ेगी, बीजेपी ने कांग्रेस में जिस आदमी को भेजा था उसने अपना काम पूरा कर दिया। नहीं खैर आप जो कह रहे हैं स्वागत है आपकी बात का। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आज अपनी खुद की गुटबाजी की वजह से बिखर रही है। भाई अमरिंदर में और सिद्धू में लड़ाई होती है, इसका मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी सोनिया और राहुल गांधी लेंगे या बीजेपी लेगी? अगर आज मध्य प्रदेश में आपके विधायकों में आपस में फूट पड़ती है तो उसका मैनेजमेंट अमित शाह जी करेंगे, या कर्नाटक में आपके विधायक अगर टूट के जाने की कोशिश करते हैं? बीएसपी की सीधी सरल विधायिका आपके सामने अभी बता रही थी किस तरह आप लोग उसके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये सब आपको भी पता है। मध्य प्रदेश और में ये हॉर्स ट्रेडिंग अभी इस दौर में करना आखिर क्या बात है? आप कुछ संविधान वगैरह में परिवर्तन करना चाह रहे हैं क्या? सर मध्य प्रदेश में हमें बीएसपी जिसके लिए आप सारे देश की सारी राज्य सरकारों में अपनी खुद बैठना चाहते हैं, क्या मकसद क्या है? सर मध्य प्रदेश इतनी जल्दी सरकारें गिराने का और इतनी जल्दबाजी का। सर मध्य प्रदेश में बीएसपी के विधायक ने सिर्फ अपना रेट जानबूझ के बताया कि शायद थोड़ा बहुत हमें भी कुछ मिल जाए। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक ऑलरेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस रिजाइन करके और बीजेपी में जाने के लिए अब वो अपना 1/3 जो आंकड़ा चाहिए होता है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें ना बीएसपी की मध्य प्रदेश में जरूरत है ना समाजवादी पार्टी की जरूरत है। अगर हम बनाएंगे तो अपनी दम पे बनाएंगे और कांग्रेस के विधायक अगर फूट के कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं तो उसमें हम दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे, वो इनका स्वतंत्र मैटर है। वही आज देखिए आप कर्नाटक में क्यों बार बार वो धमकी देते हैं स्वामी जी कि भाई हम तो आज ही राज्यपाल जी को अपना रिजाइन देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं अंदर गुटबाजी है और उस परेशानियों का लाभ लेने के लिए कोई न कोई तो होगा ही जो सच्चा सौदा देगा। तो आज चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाए क्योंकि यह बहस काफी लंबी चलेगी। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि सभी दल आदर्शों की बात करते हैं लेकिन सभी कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, साथ ही कंबल उड़ाकर विरोधियों को मारते भी हैं। दल बदल करवाया जाता है विरोधी को कमजोर करने के लिए। तो इसमें दल बदल के लिए जितने दोषी नेता हैं उतनी ही पार्टियां भी है। सच्चाई है कि अब सियासत पूरी तरह तिजारत बन चुकी है और जो सच्चा सौदा देता है नेता सिर्फ उसका होता है। दरअसल धोखा तो उस जनता के साथ होता है जिसकी हमने अभी तक चर्चा भी नहीं की, जो किसी विचारधारा के नाम पर इन नेताओं को वोट देता है और ठगा सा महसूस करता है। बेबाक बहस में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।